आप इस प्रोफेशन में एंटर करें तो आपको शुरुआती दौर में क्या-क्या चैलेंजेस आए? तब मैंने हाई कोर्ट में एक पीआई फाइल करी। उसमें डायरेक्शन हुई कि भी सभी की सैलरी अकाउंटों में जाएगी, ईएसआई कार्ड बनेंगे सबके, सबके आप पीएफ भी कटेगा। अच्छा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी मेरी। अलग के प्रोफेशन में जैसे ही आपने पैसे को महत्व दिया, आप उसी टाइम मेरिट से डिसमेरिट। मेहनत से दिखाना पड़ेगा अपने सीनियर को कि सर मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ऊपर वाले की अच्छी मेहर रही हमारे ऊपर, अच्छे केसेस करे हमने। एक तो डॉक्टर है जो आदमी को मरने से बचा सकता है, एक वकील है जो उसको फांसी से बचा सकता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस खास पॉडकास्ट में, जहां कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस एडवोकेट जिन्होंने कोर्ट रूम के हर रंग देखे हैं, आर्गुमेंट्स की तीखी बहस से लेकर जस्टिस की रियल मूवमेंट्स तक। इनका अनुभव, इनकी सोच और इनका सफर न सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर आम आदमी के लिए सीख है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा एडवोकेट बीरेंद्र सांगवान सर के साथ। नमस्कार सभी श्रोतागण को। और आज इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वकालत के जीवन के सफर से और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे कुछ नए वकीलों को या नए साथियों को या किसी को भी कुछ सीखने का मौका मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भी अपने कुछ अच्छे पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड आई होप जितने भी हमारे एडवोकेट साथी हैं उनको आज इस चर्चा से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप इस लीगल प्रोफेशन में कैसे आए? व्हाट मोटिवेटेड यू? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जब कई कोर्सों के ऑप्शन आए, तो मैंने देखा कि भी कोई ऐसा प्रोफ़ेशन चुना जाए जिसमें सामाजिक ज़िम्मेदारी हो और मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ नया कर पाऊँ। इसलिए मैं इस प्रोफ़ेशन में आया। तो सर जैसे कि हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, आपने भी कहा कि जो बच्चे 6 महीना साल भर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब उनकी कोई इनकम नहीं होती है तो वो इस प्रोफ़ेशन को छोड़ देते हैं और फिर कॉर्पोरेट में स्विच हो जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपने इस प्रोफ़ेशन को छोड़ने की सोची है? मैंने अपने प्रोफ़ेशन में सारी चीज़ें देखी हैं, लॉ फ़र्म जॉइन करी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करी है, क्रिमिनल, सिविल सब करके देखा है मैंने। लेकिन मेरे मन में कभी भी ये प्रोफ़ेशन छोड़ने या चेंज करने का मन आया ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए 2006 से रोहिणी कोर्ट में है, तब से ही रोहिणी कोर्ट अपना घर सा लगता है। जी सर। और ऊपर वाले की अच्छी मेहर रही हमारे ऊपर, अच्छे केसेस करे हमने और नाम भी अच्छा फ्लोट हुआ हमारा। हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला। कई चीज़ों में है, लेकिन क्या है कि अभी जैसे ही आपके मन में कभी भी चेंज करने की या छोड़ने की मन में आती है, उसी टाइम आपको कुछ नया करने का भी विचार आएगा साइड बाय साइड। तो आप छोड़ने या कुछ चेंज करने के बजाय उस नए को पकड़ें। हुँ। मेरी ज़िंदगी में रिट का और पीआईएल का ज़्यादा वो रहा है। जी सर। मतलब मैंने जब भी मुझे लगा कि मैं बोर सा हो रहा हूँ या मतलब जैसे ही कुछ लगा कि भी थोड़ा-सा स्लो चल रहा है या कुछ ऐसा लगा कि यार यही ज़िंदगी चल रही है, तब मैंने चेंज करने के लिए हाई कोर्ट में रिट, पीआईएल कुछ सोशल मुद्दे उठाए और अपना दोबारा इंटरेस्ट लाया इसी के अंदर ही। जी। सर जब आप इस प्रोफ़ेशन में एंटर करें, तो आपको शुरुआती दौर में क्या-क्या चैलेंजेज़ आए? सबसे पहले जब मैं पास होके आया एलएलबी के बाद मैंने 30 जारी में जॉइन करा प्रोफ़ेशन। और एक नए वकील के लिए कोर्ट में जाना और वहाँ पेश होना अपने आप में ही सरप्राइज़ रहता था। हुँ, क्या पता कौन जज क्या बोल दे, कोई फ़ेवर दे, कोई ना दे, हुँ, कोई मेरिट पूछ ले, कोई आर्गुमेंट पूछ ले। लेकिन एज़ ए न्यूकमर आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या पता आपका सीनियर आपको फ़ाइल दे पढ़ने के लिए या ना दे, आपको चांस दे आर्गुमेंट करने के लिए, हुँ, ना दे। तो ये आपको अपनी मेहनत से दिखाना पड़ेगा अपने सीनियर को कि सर मैं कर सकता हूँ, जी, मैं कैपेबल हूँ, आप मेरे पे भरोसा करो। मैं कोर्ट में आर्गुमेंट भी कर सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, रिटन भी कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मैं केस भी ड्राफ्ट कर सकता हूँ। तो जब आपका सीनियर आपकी कैपेबिलिटी देखता है तो वो अपने आप ही आपको बोल देगा कि जाओ यार आज ये मेहनत करी आपने, पूरा केस पढ़ा है, आप जाओ इस केस में पेश हो और जज साहब को सैटिस्फाई करके इसमें रिलीफ लेके आओ। जब मैं आया था तो बहुत कठिनाइयाँ थी। सबसे पहले तो सीनियर ढूँढो, फिर
घर से आना जाना। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। जी। अब वो वकील की आय का कोई फिक्स नहीं रहता कि भी वो महीने में कितने कमाएगा कितने नहीं कमाएगा। ऊपर से हमारे टाइम पे तो इतना पे नहीं होता था। आजकल के तो नए बच्चे पहले ही पूछ लेते हैं, सर कितना पे करोगे? जी। बगैर एक्सपीरियंस के बगैर काम के आप उसको क्या पे करोगे? उसको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन ये है कि भाई आप जितना ज्यादा काम और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे, हुँ, पैसे को ध्यान में ना रख के आप उतने ही कामयाब वकील बनोगे। जी। तो शुरू में बहुत कठिनाइयां आई, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी निकल गया समय हुँ, और अच्छा प्रोफेशन चला। जी। तो जैसे सर आपने अभी बताया कि आजकल यंग जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, वो परेशान रहते हैं इनकम को लेके और जैसे आप भी शुरुआती दौर में रहे कि इनकम कैसे होगी, क्या होगा? तो आपका क्या कहना है आज के दौर में जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए? देखो, हमारे समय में और आज के समय में बहुत चेंज है। हमारे टाइम में गैजेट्स इतने नहीं होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं होती थी। हुँ, हमें हाथ से ही लिख के ले जाना पड़ता था या टाइपिंग करवाना पड़ता था। जी। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आपको हुँ, ड्राफ्ट करके तुरंत निकाल के दे देंगी। उस हिसाब से क्या कि भी बच्चा फिर वो कंप्यूटराइज बच्चा हो जाता है। जैसे आप देखोगे कई बार क्लाइंट भी गूगल पढ़ के आ जाता है। जी। वो क्लाइंट कहेगा यार सर इसमें तो ऐसे होता है वैसे होता है। अब उसको कौन समझाए कि भाई हर केस के अलग फैक्ट होते हैं, अलग एविडेंस होती हैं, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। सेक्शन एक होने से कुछ नहीं होता। ये तो आपको जज साहब को ही बताना पड़ेगा ना कि सर हुँ, इसमें ये चेंज है। अब गूगल थोड़ी ना आगे बता देगा, कोई सही ऐप थोड़ी ना, कोई जेनजी थोड़ी ना बता देगा आगे। अब बच्चों पे हर नया एडवोकेट ये सोचता है कि यार मैंने पढ़ाई पे इतना खर्चा कर दिया है, मतलब इतना पैसा लगा दिया है एलएलबी की डिग्री पे, 3 साल के 5 साल के कोर्स पे। तो उनको ऐसे लगता है कि पास होते ही मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए ताकि मैं जी, अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आप न्यू कमर हो। जी, कोर्ट के लिए जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो एक्सपीरियंस और जो कोर्ट का एक्सपीरियंस है वो दोनों बहुत अलग है। जी। दोनों में डिफरेंस है। हुँ, कोर्ट में आके आप सीखोगे प्रोसेस, प्रोसेस सीखने में आपको टाइम लगेगा। और जब आप प्रोसेस सीख के अब जब कामयाब हो जाओगे तभी तो आपको कोई अच्छा पे करेगा। जी, कुछ बच्चे आते हैं नए वकालत करने के लिए, थोड़े दिन 2 4 5 6 महीने मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये 2 4 5 6 महीने की मेहनत नहीं है, ये 3 ढाई 3 साल की मेहनत है। जी, इसलिए वो वकालत छोड़ के कॉर्पोरेट में भागने लग जाते हैं। हुँ, भाई मुझे तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, मुझे वहां सैलरी मिल रही है। वकालत के प्रोफेशन में जैसे ही आपने पैसे को महत्व दिया, आप उसी टाइम मेरिट से डिसमेरिट हो जाओ। यहाँ तो हर रोज है, नया लॉ है, नए लोग हैं, नई चीजें, आपको हर रोज नया सीखने को मिलेगा। आप कॉर्पोरेट में, बैंक में, इधर-उधर जाके आप वहाँ कुछ नहीं सीख पाओगे। हुँ, वहाँ सिर्फ वही है, ड्राफ्टिंग है, एग्रीमेंट है, कंप्रोमाइज़ है, 138 है, रिकवरी है, बस यही है और कॉपीराइट है। असली वकालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जहाँ क्रिमिनल केस हैं और रिकवरी केस हैं, बहुत सारी चीजें, मैट्रिमोनियल हैं, 25 तरह की वकालत है। जी। तो सर जैसा आपने अभी मुझे बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बेस है एडवोकेसी का। तो सर आपके अकॉर्डिंग अगर कोई नया एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, काफ़ी सारे हमारे यंगस्टर व्यूअर भी देखेंगे ये जो अपकमिंग एडवोकेट्स हैं। तो कोई नया पर्सन एडवोकेसी स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होती है। कहाँ से हम शुरुआत करें? देखो, ये तो आपको बेस अपना तैयार करना पड़ेगा। अगर आप जैसे हाई कोर्ट में जाओगे तो आपको हाई कोर्ट में अपील ही अपीलें मिलेंगी। आपको हाई कोर्ट में जाके सिर्फ जो जजमेंटें पास हुई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो आपको हाई कोर्ट में अपील के लिए मिलेगा। वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वो भी अपीलेंट है। लेकिन हुँ, केस को स्टार्टिंग से चलाना आफ्टर चार्जशीट, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है। वहां आप सीख पाओगे कि भी किसने क्या बोला, आपने क्रॉस कैसे करा, किससे क्या सवाल पूछा, उसने क्या जवाब दिया। टेक्निकल जो चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, बाकी सभी कोर्टों में अपीलें हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखा गया ना वही चलेगा सुप्रीम कोर्ट तक, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी पे आपने अपील करनी है, उसी में मेरिट ढूंढनी है, उसी में जजमेंट ढूंढने हैं, उसी में। हमें तो नए बच्चों के लिए तो बस ये है कि भी आप अपना प्रैक्टिस का एरिया देखें, भी आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो और कहाँ बेस होना। अगर उन्हें
हाई कोर्ट में होना तो वो हाई कोर्ट अपीलों में सेटिस्फाई रहेंगे। उन्होंने क्रिमिनल केसेस में स्टार्टिंग से केस सीखने हैं और फिर हाई कोर्ट जाना है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके बेसिक चीजें सीख के हाई कोर्ट में अपील करोगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा और आप समझा पाओगे कि जी इसमें ये है, केस के अंदर इसका क्रस ये निकलेगा, रिजल्ट ये आएगा जी, और ये आपको कामयाब भी करेगा। जी। तो सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई और आपने ये चीज़ कही कि जब कोई एडवोकेट या कोई नया बच्चा जो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वो 6 महीने बाद या साल भर बाद अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जब उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी इनकम नहीं हो रही है, तो वो अपने इस प्रोफ़ेशन को कहीं न कहीं शिफ्ट करने की सोचता है या लिटिगेशन को अपना एग्ज़िट करने की सोचता है वहाँ से। तो कभी आपकी लाइफ़ में ऐसा मोमेंट आया है कि आपने कभी क्विट करने का सोचा हो? हमारे टाइम पे तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, ना कभी ऐसा कभी सोच हुई, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने प्रोफ़ेशन में आता चला गया, जैसे-जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होता चला गया, भगवान की दया से मुझे नई-नई चीज़ें मिली, नई ऊँचाइयाँ मिली। सर जब भी हम किसी नई प्रोफ़ेशन में एंटर करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उसमें हमारे सीनियर्स भी होते हैं। ऐसे ही सर जब आपने इस प्रोफ़ेशन में एंटर लिया, तो आपको भी काफ़ी सारे लोग मिले होंगे, कुछ सीनियर्स मिले होंगे। तो आपके सीनियर्स का आपके प्रोफ़ेशन में क्या रोल रहा है? आपकी इस एडवोकेसी ग्रोथ में क्या रोल रहा है? ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं, जिनसे मैंने बहुत सीखा है। कभी-कभी ये कहावत सच हो जाती है कि ज़िंदगी हर पल, हर समय कुछ नया सिखाती है। जी। तो कुछ यादें हैं, नया-नया आरटीआई एक्ट आया था, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके ड्राफ्ट करवा के लाता था। अब मैं कहाँ से ढूँढ के लाऊँ उन लोगों को, जी। जो मेरे लिए ड्राफ्ट पढ़ते थे, जो मेरे हुँ, लिए एक्ट पढ़ते थे। कई मेरे साथ रहे हैं सीनियर, जिन्होंने मेरी रिट में, पीआईएल में मेरी हेल्प करी है, मेरी रिसर्च में हेल्प करी है। कई मेरे छोटे भाई थे और मेरे साथी थे, जो रिसर्च करते थे। कभी एक टीम बनते थे हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए। कुछ लोग आउट ऑफ कोर्ट भी थे, हुँ, सोशल लोग, जी। जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिए, जिन्होंने कहा कि भाई इससे समाज प्रभावित हो रहा है, इससे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ ये है कि भी समय आपको हर चीज़ सिखा देता है। हुँ, आप अपने आप को स्टूडेंट बना के रखें, जिज्ञासा अपने मन में रहे, तो हर समय, हर पल, हर जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे जीवन में बहुत लोगों का महत्व है और आज भी मेरे साथ हैं वो, मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। कोई मेरे से नाराज़ नहीं है और ना मैं किसी को होने देता हूँ नाराज़। जी। हुँ। तो सर आपने अभी जैसे इस करंट लीगल इशू पर बात करी, तो ऐसे और भी लीगल इश्यूज़ होंगे जो हमारे एडवोकेसी प्रोफ़ेशन में आ रहे होंगे। तो आपका और किन लीगल इश्यूज़ पर इनपुट अभी चल रहा है, आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, करंटली मेरी एक रिट हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जी। तो उसमें मैंने माँगा है कि भई जो नायब कोर्ट किसी भी कोर्ट में जिसने अपना टर्नओवर 3 साल का पूरा कर लिया, हुँ, अब वो उस कोर्ट में सेम जज के साथ रिपीट नहीं कर सकता। हुँ, क्योंकि क्या है कि भी मैंने देखा अब सभी कोर्टों में बहुत सारे जजेस नायब कोर्टों को ऐसे अपना पर्सनल बना लेते हैं, कई-कई साल तक उनमें ट्रांसफर नहीं होने देते, अपने साथ रख लेते हैं, पर्सनल काम करवाते हैं। जबकि नायब कोर्ट की ड्यूटी अलग है, तुम अपनी ड्यूटी करो। तो यहाँ से क्या है कि भई कहीं न कहीं मिली-भगत आती है। हुँ, तो हाल के मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी थी कि भई देखो जी, जो इनके पॉलिसी है ट्रांसफर की, ये फॉलो नहीं करते। हुँ, बहुत सारे नायब कोर्ट थे जिन्होंने थाने में जाके देखा ही नहीं, सिक्योरिटी में जाके नहीं देखा, हुँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके नहीं देखा, वो कोर्ट में आए, कोर्ट से वो रिटायरमेंट लेके चले गए। तब मैंने ये रिट फाइल करी हुँ, और हाई कोर्ट ने इसमें अच्छा संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस करा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी अपने नोटिसों में मेंशन करा कि भाई एक रिट पेंडिंग है वीरेंद्र सांगवान वर्सेज दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उसके रिगार्डिंग आपके ट्रांसफर पॉलिसी आप ऐसे-ऐसे होनी है, वो आप उसको फॉलो करें। हुँ, तो वहां से रिलीफ अच्छा मिला मुझे हाई कोर्ट से जी, और कई जगह लगाम भी लगी बहुत सारी चीजों पे। हुँ, बाकी अपने वकील भाइयों के हितों में काम कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। जी। हम्म।
सर हमें भी बहुत खुशी है कि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे वकील भाइयों के लिए। और आई होप सारे जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं और जितने भी वकील भाई हैं, वो आपकी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो सर मैं आपसे आगे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके इतने लॉन्ग प्रैक्टिसिंग करियर में आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर एडवोकेसी करने का फ़ायदा आपको हुआ और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था? हाँ, मैं एक घटना साझा करना चाहूँगा आपके साथ। हुँ, मैं नया-नया एडवोकेट बना था उस टाइम पे। कब की बात होगी सर ये? ये 2007-2008 की। हुँ, 8-9 में ऐसे ही किसी क्लाइंट के साथ कोर्ट वहाँ थाने में जाना हुआ। हुँ, तो पुलिस स्टेशन में तो वो उनका एक ही अभी हो सकता है वो भी अपनी जगह सही हो, हुँ, हम किसको गलत कहें। लेकिन ऐसे ही सबसे वो बड़ा रूडली बात कर रहे थे हुँ, पुलिस वाले। तो उसमें से फिर एक एसएचओ साहब मेरे से बोले, बोले हाँ जी आप कौन हो, आप किस लिए आए हो? हुँ, मैंने कहा जी मैं तो एडवोकेट हूँ, ऐसे ऐसे इस केस के सिलसिले में आया। तो उसका एकदम से बोलने का तरीका, बिहेवियर और कई चीजें चेंज हो गई। हुँ, तब मुझे उसी टाइम फील हुआ, अरे यार, लॉयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, हुँ, सोशल लाइफ। इफ यू आर ए लॉयर देन एवरीवन गिव यू रिस्पेक्ट, हुँ, क्योंकि आप ही हो जो कानून को जानते हो, और इतना जानते हो कि भी आप उनसे भी ऊपर जानते हो जो डेली इसमें डील करते हैं क्राइम में, कानून में। जी, तो तब मुझे ऐसे लगा, ऐसी कई घटनाएं हैं जो विस्तार से कभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो बिल्कुल बताएंगे सर। आपको। जी। हम्म। सर जब आप एडवोकेट बने और आज जो न्यू एडवोकेट्स बन रहे हैं, तब के चैलेंजेस में और आज के चैलेंजेस में क्या डिफरेंस है? जब हम एडवोकेट बने तब सिनेरियो अलग होता था। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं अब सिनेरियो बहुत अलग है। हुँ, हमारे टाइम पे काम बहुत ज्यादा होता था, अब काम ऐसे लग रहा है जैसे वकीलों से छीना जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारे टाइम पे जो जजेस बनते थे हुँ, उनके लिए 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी थी। हुँ, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस बंद कर दी थी कि भाई आओ एग्जाम दो और जज बन जाओ। हुँ, तो अब जो एमएम और जो इस कैटेगरी के जो जज बने हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि भी इन्होंने एक नया वकील कितनी मेहनत करता है, कितनी स्ट्रगल करता है, या कितनी कठिनाइयों का सामना करता है जूनियर वकील। इनको तो ऐसे लगता है सारे वकील समान है। हुँ, जबकि हमारे टाइम पे जो जज बनते थे उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी था, तो वो हमारी कोर्टों से एक्सपीरियंस लेके जाते थे और उनको ऐसे लगता था कि यार ये नया बच्चा है, इसको रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, इसको थोड़ा सा बताओ तो ये कर पाएगा। हुँ, क्योंकि हर एक आदमी को जब भी कोई नया बच्चा कोर्ट में जाता तो उसके मन में हिचकिचाहट होती है, वो नहीं बोल पाता, नहीं कर पाता, और थोड़ा सा जज डांट दे तो वो थोड़ा सा और नर्वस हो जाता है। जी, हमारे टाइम पे जज कहते थे कोई बात नहीं, आप बताओ क्या बात है, हमें रिस्पेक्ट देते थे, हमें बता देते थे कि भी ये लो ऐसे है, ये वैसे है। हुँ, आजकल के जजों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाई जिस आदमी ने 3 साल की प्रैक्टिस ही नहीं करी, जिस जज ने, उसको क्या पता क्या कठिनाई आती है उसको। वो तो कॉलेज से निकला, एग्जाम दिया और जज बन गया। लेकिन जबकि यहाँ उल्टा, वकीलों में जो 3 साल के लिए मेहनत करते हैं जूनियर वकील, वो अलग ही पहलू है। हुँ, तो आज के टाइम पे जो नए बच्चे हैं उनको ये सामना करना पड़ता है उन जजों का, जिन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस नहीं कर पाई या नहीं की। तो वो क्या करते हैं कि वो पॉइंट टू पॉइंट वो किताबों के हिसाब से चलते हैं, जो नए जजेस हैं। जो नए जजीज हैं। हुँ, और वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस भूल जाते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो डायरेक्ट जज हाँ, अपॉइंट हो जाते क्योंकि हैं। कई बार मैं भी देखता हूँ, जैसे नए जज होते हैं, छोटी छोटी अभी तो करो बेल एप्लीकेशन का काम ही खत्म हो गया। हुँ, लेकिन इससे पहले मैंने जैसे ऑब्जर्व करा था, बहुत छोटी छोटी बेल एप्लीकेशन होती थी। नए बच्चों के लिए उत्साहित होती थी, वो मैं इस बेल एप्लीकेशन पे बेल ले आया। लेकिन वो नए जज उसको वैसे ही डिसमिस कर देते थे बिना रीजन के ही। हुँ, तो ऐसे नए बच्चे जैसे आते हैं उनके लिए फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिलीफ लेना। हुँ,
तो और क्या नए चैलेंजेस आते हैं? अब और नए चैलेंजेस आज के टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो। हमारे टाइम पे डीएलएस इतना एक्टिव नहीं था। अब तो डिफेंस लॉयर अपॉइंट हो रहे हैं, वो भी नहीं थे। पहले डीएलएसए में सिर्फ ये काम जाता था कि भाई सीनियर सिटीजन हो गया, या कोई लेडीज है, या फिर वो किसी के हस्बैंड की डेथ होगी तो उसको देते थे। अब तो आजकल तो देखते हैं कोर्ट ही अपॉइंट कर देती है, डीएलएसए हर किसी के लिए ओपन दरवाजे कर रहा है। अब इसमें क्या कि भी वकीलों का काम डिस्टर्ब हो रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई भाई 7 साल से नीचे के जो क्राइम है आप उसमें थाने में ही बेल दे दो। आधे से ज्यादा काम अब पुलिस वालों ने हाथ में ले लिया है, वो थाने में बैठ के बेल दे देते हैं। और दूसरी चीजें ये है कि भी करप्ट प्रैक्टिस ये लगा लो आप, जैसे पहले सुपरदारी की एप्लीकेशन आती थी नए बच्चों के पास, बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट की आती थी, एनबीडब्ल्यू की आती थी। अब आजकल क्या कि भी पुलिस डायरेक्ट ही क्लाइंट को पकड़ लेती है, या जो नायब कोर्ट होते हैं कोर्टों में वही सेटिंग कर लेते हैं, वही उसको बोल देते हैं ऐसे एप्लीकेशन बनवा लाओ, ऐसे लगवा दो। ना तो जज ये चेक करता है इसमें वकालतनामा है कि नहीं है। पहले जज होते थे वो पूछ लेते थे किसका वकालतनामा है, कोई वकालतनामा है तो वो रिलीफ नहीं देता था, भाई पहले वकील तो ले आओ। आजकल के जज पूछते ही नहीं है वकालतनामा है कि नहीं है, पार्टी खुद पेश हुई, खुद काम करवाया और अपना निकल ली। तो ये कि भी ये नए बच्चों का या मतलब सब वकीलों के काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। आहिस्ता 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 कटिंग कर कर करके आप वकीलों का काम खत्म कर रहे हो, क्योंकि वकील क्या है भी बहुत सारे सोर्सेज से पैसे कमाते हैं। कोई चलान का काम करके, कोई एप्लीकेशनों का काम करके, कोई कुछ काम करके, कोई कुछ काम करके। तो जैसे मैं देख रहा हूं तो ये काम कम होता जा रहा है, और नए बच्चों के लिए तो चैलेंज और भी बहुत तगड़े आ रहे हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टेट बार काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, उनका एक एडवोकेट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? वो क्या रोल प्ले करते हैं एक एडवोकेट की लाइफ में, और वहां पर अच्छे लीडर होने का कितना इम्पोर्टेंस है? आप हमारे इसको बताइए। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ भी हर एक बार एसोसिएशन का हमारी कोर्टों में, दिल्ली के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, रोनी, साकेत, पटियाला हाउस, द्वारका, कटकड़ुमा, इनका हर एक एडवोकेट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एडवोकेट की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हर एक बार खड़ी हो जाती है। किसी भी एडवोकेट के साथ कोई घटना घटती है तब बार का बड़ा योगदान रहता है। अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब भी बार का बड़ा रोल होता है। पर्सनल चीजों में भी बार मदद करती है। डिस्ट्रिक्ट बार में एक अच्छे नेता का होने का मतलब ये है कि भी एक फैमिली का मुखिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ लेके चल रहा है। और रही बात स्टेट बार काउंसिल की, तो जहां तक मुझे ध्यान है हमारी जितनी भी स्ट्राइक हुई है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, तो स्टेट बार का रोल मतलब इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं। जबकि स्टेट बार का रोल सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसको उठा के बोलना चाहिए कि भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आओ। अभी पीछे हड़तालें चल रही थी तब भी बार काउंसिल का इतना रोल था नहीं। भी वहाँ अच्छे नेता यार, हम भी तो उन्हीं के भाई हैं, तो वहां पे भी अच्छे नेताओं की बहुत कमी है। आप किसी भी स्टेज पे पर्सनल बेनिफिट छोड़ के इन लार्ज में जब आप किसी के लिए काम करते हो पब्लिक वेलफेयर में, तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आता है। देखो, ना तो हमारे पास एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि भी क्या है कि भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जितने भी रजिस्टर्ड है एडवोकेट है, उनके लिए सीएम वेलफेयर फंड एक आई थी स्कीम, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस होता था, फिर उसको बढ़वाया। तो उसमें क्या कि भी लेकिन एनसीआर के, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो शामिल नहीं है। उनमें सिर्फ आधार कार्ड महत्वपूर्ण कर रखा गया। अगर किसी के पास दिल्ली का आधार कार्ड है तो उस एडवोकेट को ही वो वेलफेयर स्कीम मिल सकती है, सिर्फ दिल्ली। लेकिन मेरा ये मानना है कि भी मेरे वो सभी भाइयों के लिए वो स्कीम होनी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से रजिस्टर है जी। ग्रुप इंश्योरेंस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से उठाया ना आपने जी। तो जिस भी एडवोकेट का जो कहीं का भी है, अगर वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो उसको सीएम वेलफेयर स्कीम का, इंश्योरेंस वाले का फायदा पहुंचना चाहिए जी। और इसी के विषय में बहुत सारा काम करना चाहिए और बहुत सारा काम बाकी है। अगर अच्छे लीडर होंगे ऊपर
तो ये काम जरूर होगा। और प्रोटेक्शन एक्ट भी आएगा, ये इंश्योरेंस वाला भी काम होएगा, और भी बहुत अच्छे काम होंगे। जी। ये एक समाज है, मतलब वकील की फैमिली वकील है। जी। तो सर आप बता रहे हैं जैसे कि हम सभी जो हमारी फ्रेटर्निटी है, लॉ फ्रेटर्निटी है, हम सब एक फैमिली है। तो यूनिटी हमारे प्रोफ़ेशन में, इस लीगल फ्रेटर्निटी में क्या रोल प्ले करती है? क्या इम्पोर्टेंस है यूनिटी की? देखो, अगर हम एक हैं तो हम सेफ हैं, हुँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 30 जारी कोर्ट होती थी, हम लोगों को डिवाइड करके रोहिणी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। बॉम्बे में क्या है कि भी सिविल कोर्ट सारी एक जगह है, हुँ, मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो सब अलग है, एमएम कोर्ट्स, जबकि दिल्ली में अलग है। हुँ, यहाँ पे एमएम कोर्ट के साथ ही सिविल जुडिक्शन भी दे दिया है। हुँ, अब इसी में एक और चीज बताता हूं मैं आपको, हमारी दिल्ली में सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो 3-4 करोड़ का है, हुँ, जबकि बाहर सभी बॉम्बे छोड़ के सभी कोर्ट में अनलिमिटेड है। अब आप दिल्ली के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो मुझे तो नहीं लगता 1-2 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी आती होगी, बिल्कुल। सभी प्रॉपर्टियां 4-5 करोड़ की होगी हैं। जी। तो उसका केस आप हाई कोर्ट में फाइल करने जाओगे, हुँ, जब आपने सिविल जुरिडिक्शन नीचे दे रखा है तो आप अनलिमिटेड करो या 15-20 करोड़ तक करो, हुँ, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को काम मिले। हुँ, लेकिन क्या है कि भी इस विषय में भी कोई काम नहीं करना चाहता है। हुँ, एक ऑफर, मतलब जैसे भी ऑफर है या स्कीम है, जो भी है आप बराबर दो ना। आप सबको अलग अलग क्यों आंक रहे हो? हुँ, दिल्ली को अलग, बॉम्बे को अलग, स्टेट को अलग, सबको अलग। आपका सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, क्या दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वकीलों को अनलिमिटेड नहीं चाहिए क्या? अगर अनलिमिटेड नहीं तो कम से कम 15-20-25 करोड़ का तो चाहिए। हुँ, तो अगर बाहर में या स्टेट बार में अच्छे नेता होंगे जब तो हम लोग ये चीजें इक्वल कर पाएंगे। जी, नहीं तो जैसे जो झर्रा चल रहा है वो चलता रहेगा, जी, जो चीजें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। जी, तो यहाँ पे ये चीजें महत्वपूर्ण है जी। कि आप अपने लिए काम कर रहे हो कि अपने भाइयों के लिए काम कर रहे हो। हुँ, दोनों ज़रूरी है। दोनों जरूरी नहीं है। आपको पर्सनल बेनिफिट तो छोड़ना ही पड़ेगा। हुँ, आपको अपने भाइयों के लिए काम करना है, क्योंकि उन्होंने चुन के आपको ऊपर भेजा है। जी, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको जितवाया है। तो अच्छा काम करने के लिए जो स्कोप, जो जगह मिले वहां करो। डिस्ट्रिक्ट बार में मिले डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में मिले स्टेट में मिलो, हुँ, वो तो ड्यूटी है। डेमोक्रेसी है, वो कहीं भी देंगे आपको। जी। तो सर इसके अंदर आपने बताया और क्या-क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, जो ये इश्यूज़ हैं, इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग और क्या आप इनपुट दे सकते हैं? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमारी यूनिटी को ब्रेक किया जा रहा है। जी, ये बहुत सब एक महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको। देखो, हमें वन बार वन वोट में तोड़ दिया, हमें वनडे इलेक्शन में तोड़ दिया। आज के टाइम पे दिल्ली के वकीलों को जो बांटने की प्रक्रिया चल रही है ना, ये बहुत लेट समझ में आएगी आप लोगों के। तो सर हम जितने भी वकील भाई हैं, वो कैसे एकजुट होकर रहें, आप इस चीज़ को हमारे साथ साझा करें? देखो, मैं अब चुनाव का टाइम है, मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगे सब चुनाव के लिए बात हो रही है, हुँ, लेकिन मैं इसको प्रे करता हूं और मैं जी, सबसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अच्छे लोगों को चुनो, जो सिर्फ काम करना जानते हो, जो काम करके दे, जी, और जो यूनिटी को एक तरफा बांध के रखे कि भी वकील एकता जिंदाबाद रहे, जिससे भी दिखे लोगों के भी वकील एकता है। हुँ, क्योंकि कई बार स्ट्राइक के मुद्दों पे, कई किसी चीज मुद्दों पे, तो कई हम लोग पूरा काम कर ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई किसी पार्टी का, जो पार्टी विशेष है जो भारत के अंदर है, कोई ना कोई उस पे अपना प्रेशर बना के हम लोगों को दबाने की हर टाइम कोशिश की जाती है। जी। तो सर जैसे कि हम पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन में आ गए, तो अब आप पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने, मेरे से भी सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भी अपने, आपके पास जितने भी जूनियर हैं उनको प्रोफेशन के साथ साथ एथिक्स भी थोड़ा सा बताएं, और जो जूनियर एडवोकेट आए हैं वो रिस्पेक्ट दें अपने सीनियर्स को, और
क्योंकि वो सीनियर से ही सीख जाएंगे, सीनियर ही बताएंगे उनको भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कोर्ट में बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मेरा मानना ये है कि भी आज के टाइम पे जो सबसे बढ़िया मैसेज ये है कि भी हमें एक रह के बहुत सारी चीजों पे विजय प्राप्त करनी है। जैसे मैं इंश्योरेंस वाली पॉलिसी मैंने बताई उस पे विजय प्राप्त करनी है। दूसरा मैंने आपको ये बताया सबका प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, खाली एडवोकेसी का बचा हुआ है, एडवोकेट का भी प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, उस पे विजय प्राप्त करनी है। तीसरा एक इशू है अपना सिविल साइड की जुरिडिक्शन का, उस पे भी हमें विजय प्राप्त करनी है जी। और हमें आपस में सभी वकीलों को एक रह के हमारे बीच से जो बेकार राजनीति है उसको बाहर निकालना है। जी। वकील सिर्फ वकीलों के लिए होना चाहिए, वकीलों की राजनीति हो तो सिर्फ वकीलों के लिए हो, उसमें ना कोई पार्टी विशेष हो, ना कोई धर्म विशेष हो, ना कोई जाति विशेष हो और ना कोई क्षेत्रवाद हो। जी। सिर्फ वकीलों के लिए काम करने वाला हो, वकीलों के लिए जानने वाला हो, वकीलों की पहचान का हो, तभी वकील एकता बनेगी। जी। तो सर बहुत अच्छा लगा हमको आपसे ये वार्ता करके और इतनी देर में हमने बहुत कुछ सीखा और मैंने स्पेशली आपसे काफी कुछ चीजें सीखी और मैं आपको सर बहुत पर्सनली एडमायर भी करता हूँ। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं वो आपको एडमायर करेंगे ही करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आज आप अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए और आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मेरे विचार जाने और मैं भी अपने जूनियर्स को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि भी आप ईमानदारी से काम करो, आपको फल जरूर मिलेगा। रिजल्ट अवेटेड है और आपको ग्रेड अच्छे मिलेंगे। वकालत के साथ साथ थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा देश के लिए, थोड़ा डिपार्टमेंटों के लिए कुछ ना कुछ करते चलो ताकि आपका नाम मेंटेन रहे। जय हिंद, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।